बेटे कल जो हमने कराया उससे आगे बढ़ने से पहले बेटे हमेशा माता सरस्वती का अभिवादन करना चाहिए। हमेशा माता ओम सरस्वती देवी नमो, ओम सरस्वती देवी नमो, ओम विद्यादायिनी नमो, ओम हंसवाहिनी नमो। जय सरस्वती माता। सभी बच्चों पर अपनी कृपा, सभी गुरुओं पर अपनी कृपा बनाए रखना माता। जय सरस्वती विद्या देवी, ओम सरस्वती देवी नमो। बेटे हम आगे चलते हैं। बेटा सबसे मेन बेटा मेरा जो क्वेश्चन है, मैं थोड़ा जो मैंने कल पूछा था आपसे एक दिन बेटे साइंस में, संयोजकता मैंने पूछा था कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। मैंने पूछा था बेटे आपसे कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो मैंने आपको बताया था बेटे कार्बन की संयोजकता 4 होती है। क्या होती है बेटे कार्बन की संयोजकता? 4 होती है। नहीं बेटे सच में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। एक बार बेटा मैंने आपको बताया था कि 25 सेंटीमीटर स्वस्थ नेत्र की जो क्षमता है वो बेटे कुछ बच्चे उसमें मैंने अभी देखा, कल भी कुछ बच्चों के प्री बोर्ड चल रहे हैं तो उसमें गलती करने के चांस ले रहे हैं, तो वो गलती ना करें बेटे। वो 25 सेंटीमीटर है ना कि 25 मीटर। नहीं बेटे समझ में, तो आप लोग अच्छे से बेटे क्वेश्चन को समझा करो, जल्दबाजी क्वेश्चन में मत क्या करो। अगर आप क्वेश्चन में जल्दबाजी करोगे तो बेटे वहां क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते। मैं आज आपसे बीच में क्वेश्चन जरूर पूछूंगा कि बीच में कि आपने कितना याद कर। बेटा एक बच्चे का 2 दिन पहले कमेंट था कि सर उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, एक बच्चे का। तो बेटे मैं उसको आंसर बता दे रहा हूं। बेटे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे देखते हैं क्वेश्चन भी करेंगे, जो नहीं देखेंगे वो क्वेश्चन कहां से करेंगे। तो बेटा उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं वो 75 है बेटे। ना बेटे हमारे उत्तर प्रदेश में कितने जिले बेटे? उस जो बच्चे का कमेंट था उसका आंसर है बेटे 75 जिले। ठीक है बेटे, आगे हम बढ़ते बेटे साइंस की तरफ। पहला हमारा साइंस होता है बेटे, सुनिए, धावन सोडा। अच्छे से धावन सोडा के 2 उपयोग, क्योंकि बेटे अब मैं विकल्प से हटके थोड़ा दूसरे क्वेश्चन टाइप में चलाऊं जो 1-1, 2-2 नंबर के बनते हैं। धावन सोडा के 2 उपयोग। नंबर 1 इसमें लिख सकते हैं बेटे उपयोग में, साबुन व कागज उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है धावन सोडा का। अच्छे से समझ लीजिए, आपसे पूछा जाए कि भाई धावन सोडा के 2 उपयोग बताइए, धावन सोडा के 2 उपयोग बताइए, तो आप इसका फर्स्ट उसमें लिख देंगे साबुन व कागज उद्योग में धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा लिखेंगे जल की कठोरता दूर करने में, क्योंकि बेटे जब उसने 2 उपयोग पूछे तो आप 2 आंसर देंगे। एक उपयोग पूछेगा बेटे 1 आंसर देंगे। नहीं बेटा अभी समझ में, तो ये हमारा सबसे मेन है बेटे धावन सोडा के 2 उपयोग में आप लिख सकते हैं साबुन व कागज, साबुन व कागज उद्योग में धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। और जल की कठोरता को दूर करने के लिए भी धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो पहला मैंने आपको बताया ये रहा साबुन व कागज उद्योग के। दूसरा बताया जल की कठोरता को दूर करने के लिए धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है बेटे? अगर आपसे धावन सोडा का है तो आप 2 प्रयोग फटाक से आप लिख देंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है बेटे, अच्छे से समझना। व्यंजक चूर्ण, ये आ जाता है बेटे, व्यंजक चूर्ण के 2 उपयोग है बेटे समझ में। व्यंजक चूर्ण के 2 उपयोग, देखो बेटे इसका पहला उपयोग है वस्त्र उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। नहीं बेटे समझ में, किसमें किया जाता? वस्त्र उद्योग में व्यंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पीने का जो पानी होता है ना बेटे, उसमें जो रोगाणु जो खराब होता उसको मुक्त करने में इसका प्रयोग किया जाता है। बेटे समझ में, मैंने लिखा व्यंजक चूर्ण के 2 उपयोग, पहला वस्त्र उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा लिखा है पानी, जो पीने का पानी होता है रोगाणु को मुक्त करने में इसका प्रयोग किया जाता है व्यंजक चूर्ण। नहीं बेटे समझ में, जो उसमें गलत चीजें होती है उसको मुक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? व्यंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। हो गया बेटे दोनों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन समझिए, कास्टिक सोडा। कास्टिक बेटे क्लियर आ रही है ना? कास्टिक सोडा
बताइए। कास्टिक सोडा का एक उपयोग बताइए। बेटा अच्छे से देखिए, कास्टिक सोडा का एक उपयोग आप सबको पता है बेटे। बेटा इस बच्चे को बैठने दो बेटे, इधर हो जा बेटा, आराम से इधर हो जाओ, जगह है अभी, आराम से बिल्कुल बेटा, उसे मत हिलाना बेटे। तो सबसे मेन चीज है बेटे, मैंने अभी क्वेश्चन बताया आपको, कास्टिक सोडा का एक उपयोग बताइए। किसका बेटे? कास्टिक सोडा का। बेटे कास्टिक सोडा जो हमारी साबुन होती है और डिटर्जेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? कास्टिक सोडा। आपसे पूछा जाए भाई कास्टिक सोडा का एक उपयोग बताइए, तो साबुन और डिटर्जेंट बनाने में कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। लिख देंगे, साबुन तथा डिटर्जेंट पाउडर। कितने पाउडरों के नाम चल रहे, डिटर्जेंट सब पता आपको, टाइड, एक्सेल, सर्फ, दुनिया भर के नाम बताने से मैंने सिंपल आपको बता दिया, कास्टिक सोडा का एक उपयोग, साबुन तथा डिटर्जेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, कास्टिक सोडा। एक मैंने आपको बताया पहले धावन सोडा, दूसरा बताया व्यंजक चूर्ण को, तीसरा बताया कास्टिक सोडा। अब मेरा ये है बेटे फोर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। अच्छे से समझना है, पेपर में बहुत ज्यादा आता। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है भाई? नया नाम है तो थोड़ा सा जाके सबसे पुरानी चीज। प्लास्टर का मतलब होता बेटे जितना खिलौने बनाए जाते हैं उसमें बेटे इसका यूज किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, खिलौने बनाने में। और जो बेटे हड्डी टूटती है उसको जोड़ने में डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं, चूने का, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेटा समझ में, जब हड्डी टूटती है हड्डी को जोड़ने के लिए डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप सबको पता, हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर का प्रयोग किया जाता है, नहीं बेटा समझ में? तो ये आपको मुझवाली क्लियरिटी होना चाहिए जो मैं आपसे पूछ रहा। प्लास्टर ऑफ, अभी मैं पूछूंगा आप तुरंत बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो हड्डी टूटती है उसमें डॉक्टर जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं तथा खिलौना बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपको याद ऐसा होना चाहिए बेटे, पलक झपकते ही आंसर आपके मुंह पर होना चाहिए। पढ़ाई ऐसी करो बेटे जो जवाब देने में आपको संकोच ना करना पड़े। बेटे समझ में, जो बच्चे को क्वेश्चन अच्छे से तैयारी होती है उसमें बच्चा मार्क नहीं खाता, जवाब फौरन देता है। जवाब उसका नहीं देता बेटे जहां पर सोचने पर मजबूर। तो मैंने आपको बताया बेटे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग में खिलौने बनाने और टूटी हड्डियों को डॉक्टर जोड़ने में प्रयोग करते। ठीक है, आगे चलते बेटे। वह प्रक्रिया, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे बेटे। वह प्रक्रिया जिसके कारण सभी जानते हैं, चांदी, सोना चांदी आज सब जानते, छोटे छोटे बालक भी है ना, और आसमान रेट छू रहे हैं सोने चांदी के यहाँ पे, है ना। तो वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत, वह तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। समझना, जो चांदी होती है वो कुछ समय बाद काली पड़ने लग जाती है। क्या पड़ने लग जाती है? काली पड़ने लग जाती है। कहते हैं चांदी में खोट है, चांदी खराब नहीं दी, मतलब चांदी खराब दे दी, नहीं बेटा समझ में। तांबे पे हरी परत चढ़ जाती है, आप देख रहे हैं। आप समझना क्वेश्चन क्या है। आंसर तो मैं इसका 1 मिनट में दे दूंगा, संचारण की का उससे होता है, ये लिख दिया मैंने। आंसर देने में कोई वो नहीं है, संचारण हो गया, नहीं बेटा समझ में। लेकिन ये होता किसके कारण है, क्या कारण है जो चांदी हमारी काली पड़ जाती है और तांबा हमारा हरी परत पड़ जाती है? तो हमें डिस्कस करना इस बात पर। हमें आंसर तो हमने दे दिया कि किसके कारण होता है, ये संचारण के कारण। आंसर हमें देते थे वो नहीं है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि चांदी के ऊपर जो काली परत होती है बेटे, सबसे बड़ी बात है चांदी को खुली छोड़ने पर। आप देखते हैं बंद रखोगे, जब तक पॉलीथीन में बंद रहती है तो हवा नहीं लगती, वो बिल्कुल साफ रहती है। जैसे चांदी खुले में छोड़ोगे तो उसमें जो हवा लगेगी, हवा जो
होती है वायु, तो उसे बेटे ये कह सकते हैं कि वो काली पड़ने लग जाती है। क्या पड़ने लग जाती है? काली पड़। कुछ समय बाद जब पहनी जाती है कुछ भी, तो बेटे वो क्या हो जाती है? काली पड़ने लगती। तो ये खुली छोड़ने पर, किसमें बेटा? खुली छोड़ने पर, या ये कह सकते हैं कि बेटे जब उसमें वायु लगती है, हवा वायु, तो उसमें नमी होती है। क्या होती है? नमी। जैसे हमने बताया आपको, पहले भी हमने आपको बताया था, जैसे लोहा होता है, जब उसमें नमी और पानी का वो हो जाता तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता। ऐसी चांदी जब खुले में छोड़ी जाती है तो बेटे उसकी जो परत है वो ऊपर की काली पड़ जाती है। तो ये सिल्वर सल्फाइड, क्या बेटे? सिल्वर सल्फाइड की एक काली परत बन जाती है। किसकी? सिल्वर सल्फाइड की एक काली परत पड़ जाती है चांदी के ऊपर। चांदी को एक बार फिर समझा दे रहा हूं, चांदी को खुले छोड़ने पर, जब वो वायु में खुला छोड़ देते हैं तो बेटे उसपे जो है उसकी जो परत होती है वो क्या पड़ जाती है? काली। तो वो सिल्वर जो सल्फाइड है, क्या होती है बेटे? सिल्वर सल्फाइड की एक काली परत बन जाती है बेटा, समझ में? तो ये चांदी किसके कारण होती है बेटे? मैंने आपको बता दिया, जो वायु में खुला छोड़ने पर, और सल्फर जो हमारी सिल्वर सल्फाइड होती है ना बेटे, सिल्वर सल्फाइड, उसके कारण ये काली परत जम जाती। अब बात आती है तांबे की, कि भाई तांबा हरा परत क्यों जम जाती है? तांबे की हरी परत। देखो बेटे मैं आपको बताता हूं, सबसे मेन पॉइंट क्या है, ये ऑक्सीकरण के कारण। किसके कारण? ऑक्सीकरण के कारण ये ऐसा होता है कि जो बेटे तांबे के ऊपर हरी परत हो जाए। किसके कारण बेटे? ऑक्सीकरण के कारण तांबे के ऊपर हरी परत जम जाती है या बेटे दिखाई देती है। नहीं समझ में? आपसे पूछ लिया जाए भाई तांबे में ऐसी मतलब हरी परत किसके कारण होती है, तो आप बताएंगे ऑक्सीकरण के कारण ये सब चीजें हरी परत हो जाती है। और उसमें मैंने आपको बता दिया सिल्वर सल्फाइड की वजह से चांदी की ऊपरी परत क्या पड़ जाती है? काली, जो वायु में खुला छोड़ने पर चांदी को बन जाती है। क्लियर है? अब आपसे पूछा जाएगा, आप तुरंत जवाब दे देंगे कि सिल्वर जो हमारा चांदी की काली परत क्यों होती है और तांबे की हरी परत क्यों होती है। यानी आंसर तो बेटा बहुत होता, संचारण लिख देंगे, नहीं बेटा समझ में, लेकिन मुझे इसको आपको समझाना है। एक बार में आप बेटे 2 मिनट में, जो बच्चे पीछे आए तो बेटा मैं थोड़ा सा, बस एक ज्यादा नहीं, आप ही आंसर देंगे। धावन सोडा के दो उपयोग बताइए। धावन सोडा के दो उपयोग क्या होते हैं? एक बच्चा ही बोल रहा, सब बैठे हो। देखो, साबुन व कागज उद्योग में, किसमें बेटे? साबुन व कागज उद्योग में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है, और जल की कठोरता को दूर करने में धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या? व्यंजक चूर्ण के दो उपयोग। इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। किसमें किया जाता? वस्त्र उद्योग में। और बेटे पानी, जो पीने का पानी होता है, उसको रोगाणु जो होते हैं उसको मुक्त करने में इसका प्रयोग किया जाता है। 2 प्रयोग हो गए। एक प्रयोग पूछा कास्टिक सोडा का। अरे साबुन और डिटर्जेंट बनाने में कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा में किसका प्रयोग किया जाता है? साबुन और डिटर्जेंट बनाने। क्लियर? एक क्वेश्चन हमने पूछा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, या उसके उपयोग बताइए। जैसे जब हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर उसे जोड़ने में इसका प्रयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। खिलौने बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है? नहीं बेटा समझ में? अगला क्वेश्चन मैंने अभी आपको बता दिया, चांदी की ऊपरी परत काली के ऊपर जाती है, सिल्वर सल्फाइड जो वायु में बेटे खुला छोड़ने पर चांदी को काली परत बन जाती है, और तांबे को मैंने बता दिया बेटे हरी परत ऑक्सीकरण के कारण तांबे की हरी परत बन जाती है। क्लियर है? ठीक। अब हम जो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, पहले वो समझिए, साइंस से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन पूछेंगे पहले आपसे। हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। कितनी हड्डियां हैं? 206। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? आंसर तेज आना चाहिए। फीमर।
जिन बच्चों ने याद किया, जिन बच्चों ने पूरी वीडियो को देखा है, वो आंसर देगा फटाफट। अब जो नहीं पढ़ रहे बेटे, ऐसा मत करो बेटे। जो मौका मिला है पढ़ाई का, इसे मत गवाओ। ये पढ़ाई का समय दोबारा मौका नहीं देगा बेटे, इसको समझो। जो समय दिया गया उसका सदुपयोग। बिल्कुल सही बताया कि बच्चे ने कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो कि बेटे हमारे जांघ की हड्डी घुटने तक जाती है बेटे, तो उसको पूरा जकड़ एकदम बढ़िया से उसको वो करती है। गुरु जी ये तो आपने बता दिया, आप छोटी हड्डी भी पूछ लीजिए। छोटी हड्डी कहाँ की होती है? कान की। कौन सी होती है वो? कौन सी कहाँ की होती है? कान की स्टेपिज है। बहुत। उसके बाद हम आपसे जो पूछ रहे हैं उसे बताइए आप पहले। हमारे शरीर में कोशिका फेफड़ों में पाई जाती है। कोशिका का कार्य क्या है? ऑक्सीजन को वायु के माध्यम से लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है। नाइट्रोजन में। और आप सभी जानते हैं फेफड़े जो होते हैं वो ऑक्सीजन का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने पहले भी बताया था, जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो उसमें बड़ी दिक्कत का विषय बनता है। ऑक्सीजन सपोर्ट हमें देनी होती है फिर, है ना। तो ये सब चीजें क्या है बेटे, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर फेफड़ों में दिक्कत है तो ऑक्सीजन लेवल डाउन होता जाएगा नाइट्रोजन में। तो हमारा जो बॉडी होता है बेटे एक मशीन की तरह होती है, वो भी उसी तरह काम करती है नाइट्रोजन में। तो मैंने आपसे पूछा रक्त को, जो रक्त होता है उसको शुद्ध कौन करता है? मानव किडनी, गुर्दे, है ना। हाँ, किडनी जो है रक्त को शुद्ध करके वो करती है, फिल्टर। तो ये सबको आपको पता होनी चाहिए। हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं? दूध के दांत कितने होते हैं? 20। तो क्वेश्चन जितना आपको अच्छे से किया जा रहा है उन्हें बार बार करिए। अब जो मैं आ रहा हूं एसएसटी की तरफ आ रहा हूं। किसकी तरफ? एसएसटी की तरफ आ रहा हूं। मैंने एक दिन आपसे पूछा था, आप बताएंगे सूरज, पानीपत का युद्ध प्रथम युद्ध कब हुआ? मैंने एक दिन एक वीडियो में बताया था आपको पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। जो पुराने जो नए बच्चे वो पुरानी वीडियो को देखकर बेटे उन्हें क्वेश्चन को लिख ले। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था भाई। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। 1526 नाइट्रोजन में। एक हमने बताया था गदर आंदोलन, बताया था या नहीं? गदर आंदोलन कब हुआ? 1913 में। बहुत बढ़िया। एक बताया था बंगाल का विभाजन 1905। हमने कहा था हम बीच में से जरूर सुने करेंगे आपसे, जब भी आप लोग करेंगे यार। 1905। एक हमने बताया था काकोरी कांड 1925। बहुत बढ़िया, 1925। कल एक क्वेश्चन हमने बताया था आपको, कल या परसों की, उसमें हमने बेटे चंद्रशेखर आजाद किस पार्क में शहीद हुए और कहां हुए शहीद? अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में हुई। अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में, जो पहले प्रयागराज को इलाहाबाद कहा है। वो क्रांतिकारी है जो किसी फिरंगी अंग्रेजों की गोली से नहीं मारा गया। उसके जब पास आखिरी गोली बची थी तो स्वयं को गोली मार, स्वयं शहीद हुआ है। उसने पहले कह दिया था हम आप लोगों की गोली से नहीं, हम जो है स्वयं की गोली। तो ऐसे क्रांतिकारी भी हमारे देश में पैदा हुए जिनका नाम बहुत। तो आप समझ सकते हैं अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में हमारे आजाद चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए नाइट्रोजन में। तो ये मैंने आपसे पूछ रहा जो बार बार बेटे, ये क्वेश्चन आप लिखेंगे, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूं। मैं आपको बस केवल मुजमा नहीं पूछता हूं जिससे कि आप कैचिंग करें और लिखा। आज जो हम दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे, अभी एसएसटी के पेज में मिटा देता हूं बेटे। हमने एक दिन आपको बताई थी एलोरा की गुफा कितनी है, बताया था नहीं? अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा की गुफा किस राज्य में पाई जाती है बेटे?
महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ? महाराष्ट्र में। एक बार हमने आपको क्वेश्चन बताया था, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, किस राज्य में है? उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। तो ये थोड़ा आपको हर क्वेश्चन याद रखने हैं, कोई क्वेश्चन नहीं भूलना नहीं बेटा, सच में। तो थोड़ा क्वेश्चन को बेटे अच्छे से समझा करें। और मैंने अभी बताया कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। बताया मैंने कहा था हमारे देश में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है, बताइए। हमारे देश में सबसे पहले किस राज्य में सूर्योदय होता है? अरुणाचल प्रदेश में। किसमें होता? अरुणाचल प्रदेश। तो ये क्वेश्चन जो आप भूल जाते हो, ये बहुत गलत बात है नहीं बेटा, सच में। तो ये आपको क्वेश्चन पुराने नहीं भूलने किसी भी प्रकार। जो मेरा क्वेश्चन चल रहा है इस समय, वो आप क्वेश्चन आगे का देखेंगे बेटे। मैंने अभी आपको बताया था कि एलोरा और अजंता की गुफा, क्या बताई थी बेटे? एलोरा और अजंता की, तो वो कहां बताई थी बेटे? महाराष्ट्र में। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था एलोरा में गुफा कितनी है, कुल गुफाओं की एलोरा में संख्या, तो वो 34 थी। कितनी थी भाई? 34। एलोरा में कितनी गुफाएं? 34। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मेरा क्वेश्चन है, अजंता में कितनी कुल गुफाएं? एलोरा में तो आपने बता दी। मैंने क्वेश्चन पूछा अजंता, क्या पूछा? अजंता में कितनी गुफाएं? कुल गुफाएं आप बताइए, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता में आपने, एलोरा में तो उस दिन हमने बता दिया आपको 34 है। भैया मैं इसमें थोड़ा सा डाउट है, उसको आपको क्लियर कर दे रहा हूं, समझ लीजिए भैया। अजंता में 30 गुफाएं हैं। कितनी है? 30। 30। अगर आंसर में यह आता तो आप किस पर टिक करेंगे? 30। लेकिन 29 तो कंप्लीट है, एक गुफा अभी अधूरी है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन आंसर में क्या है? 30। आपसे पूछ लिया जाए कि भाई अजंता में कितनी गुफा भी अधूरी है, तो एक गुफा अभी अधूरी पड़ी हुई है और 29 गुफा कंप्लीट है। समझ गए? तो अजंता में कितनी गुफाएं बताई हमने? 30। एलोरा में कितनी गुफा बताई? 34। ये अजंता एलोरा कहाँ है, किस राज्य में? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र। क्लियर है? एक क्वेश्चन नॉर्मल पूछ लेता हूं, हमारे देश की प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनी? नागरिक शास्त्र क्वेश्चन, ये सब चीजें। सबसे पहली हमारे देश की महिला इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। मैं आपको 1 मिनट, आप उसमें मान लीजिए अपने, उसमें 1 मिनट में मैं आपको देखता हूं मैं कितने क्वेश्चन आपको बता सकता हूं। आप समझिए, देखो मेरी मिनट शुरू होती है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के जो प्रधानमंत्री थे प्रथम, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस समय हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? नरेंद्र मोदी। डायबिटेशन में हमारे देश के जो सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन। हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन रही? इंदिरा गांधी। हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन रही? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल। हमारे देश की पहली आईपीएस महिला कौन बनी? किरण बेदी। क्या बनी? किरण बेदी। नहीं बेटा, 1 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैंने बताए। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट करा करें, एक बार नहीं कई बार, जब तक आपको पक्का याद ना हो जाए, जब तक लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। खटाखट लिखना चालू कर दो ना बेटे। बटन खटाखट का रुकना नहीं चाहिए। आपकी पेंसिल बटन है, आपकी पेंसिल खटाखट लिखने से रुकनी नहीं चाहिए जब तक आपको पक्का याद ना। क्लियर है? एक क्वेश्चन मैंने एसएसटी में आपको बताया था,
अकबर के 9 रत्नों में से एक मुख्य रत्न का नाम क्या था? बीरबल। क्या था? बीरबल। बीरबल जो आपको सभी को पता है सलाहकार था अकबर का और एक हास्य कवि भी था, लेखक, है ना। तो बीरबल इसलिए बेटे 9 रत्नों में से एक रत्न माना जाता। क्वेश्चन आ जाता नहीं बेटे, समझ में? आवाज नहीं। उसके बाद मैंने आपसे पूछ रहा हूं, गंधार सुना होगा आपने, गंधार कला का विकास हुआ था कौन से काल में? सुन लो पहले। गंधार कहते हैं ना, गंधार नरेश, जो मामा सुगनी वगैरह ये सब उसी से जुड़े हुए थे। महाभारत बड़ा अलग है, कोई गंधार, कोई कहीं का राजा, कोई कहीं का राजा। तो मैंने आपसे पूछा है बाबूजी, गंधार कला क्या पूछिए का विकास हुआ था? गंधार कला का विकास हुआ था। मैंने ये लिख दिया, गंधार कला का विकास हुआ था। ये आपको काल बताना कौन से काल में हुआ। गंधार कला का विकास कौन बच्चा बताएगा भाई, कौन से काल में हुआ था? बताइए, है कोई बच्चा? बेटे सुनिए, ये सबसे मैंने बेटे कुषाण काल में हुआ था। कौन से काल में हुआ था? कुषाण काल में हुआ था भाई, ये लिख दिया। कुषाण काल में हुआ था। गंधार कला का विकास कब हुआ था बेटे? कुषाण काल में। बेटा एक क्वेश्चन हमारा बार बार रिपीट हो जाता, नागर शैली। क्या है बेटे? नागर शैली। एक गुर्जर जाति में गोत्र भी होता है नागर, मैं बेटे समझ में। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैं आपको बिल्कुल सटीक वो बताने का प्रयास करता हूं बेटे, कि एक गुर्जर जाति में भी बेटे गोत्र होता है नागर, मैं बेटे समझ में। तो मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, कभी आधे बच्चे उसको ले जाए। मेरा क्वेश्चन है नागर शैली का विकास कहां हुआ था? तो मैं आपको बता रहा हूं बेटे, उड़ीसा। वह तो कई जगह है, लेकिन मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूं उड़ीसा। क्या दे रहा हूं? नागर शैली का विकास कहां हुआ? उड़ीसा। नहीं समझ बेटे? गंधार कला का विकास किस काल में हुआ था? कुषाण काल में। अजंता में कितनी गुफा? 30। मैंने पूछा भारत में सबसे पुरानी जो, सुन लीजिए बेटे, ये क्वेश्चन आ सकता है, भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी गुफा कोई बच्चा बताएगा? सबसे पुरानी गुफा कोई भैया एलिफेंटा लिख रहा, लेकिन इसका क्वेश्चन का आंसर बड़ा नया सा अजीब सा लगेगा तुम्हें, लेकिन सच्चाई यही है कि जो बेटे भारत की सबसे पुरानी जो गुफा है वो बराबर है आंसर। तो कहेंगे ये कैसा नाम है? बराबर, देख ऐसा है, बराबर, ये गुफा का नाम बराबर। बड़ा अजीब लगेगा आपको कि भारत की सबसे पुरानी गुफा, भारत की सबसे पुरानी गुफा का नाम है बराबर। नो गुरुजी ये कहां है? बिहार में। भारत की सबसे पुरानी देखो गुफा, आपको पता क्यों याद है? अजंता एलोरा की गुफाओं का आप करेंगे गुणगान भाई, आपका दिमाग बिहार पे नहीं जाएगा गुफाओं में, आप एलिफेंटा को ज्यादातर देंगे, आंसर गलत हो जाएगा। सब भारत की सबसे पुरानी गुफा क्या है? बराबर। मंजबी का आंसर ऐसे लगेगा ये तो इक्वल टू बता रहे हैं गुरुजी, बराबर का निशान। अरे आप भूलोगे नहीं, भारत की सबसे पुरानी गुफा क्या है? बराबर। तो कौन से राज्य में है? बिहार में। नहीं समझ में? अभी हमने आपसे देखो क्वेश्चन कितना हमने पूछा जनता में, आपने कहा 30। भारत की सबसे पुरानी गुफा
बराबर कहा बिहार में। गंधार कला का विकास किस काल में हुआ? कुषाण काल में। नागर शैली का विकास कहां हुआ? उड़ीसा में। कहां हुआ? उड़ीसा में। नहीं बेटे समझ में? तो ये क्वेश्चन आपको मैंने कहा बेटे कोई क्वेश्चन याद नहीं होता तो आप उसको लिख लिख कर याद किया करो, पर ऐसा करो बेटे भूल मत क्या करो कि कल का क्वेश्चन याद ना रहे आज का सब याद रह जाए, ये गलत है बेटे। इसको बेटा कहते हैं कि आपने उस पर स्टडी पर अच्छा ध्यान नहीं किया। दो चीजों का हमेशा अपने उस पर ध्यान रखा करो बेटा। पढ़ती बार आपका ध्यान किताबों पर ही केंद्रित होना चाहिए। पढ़ती बार आपका ध्यान किताबों में ही केंद्रित होना चाहिए और पढ़ती बार हमेशा एकाग्रता बनी रहनी चाहिए। नहीं बेटे सच में? पढ़ो कम मगर मन और लगन से पढ़ो। ये नहीं दिखावे के लिए 8 घंटे किताब ले रखी है, मन किताबों में है नहीं, आप ध्यान कहीं और है, तो बेटे वो 8 घंटे बेकार हैं फिर आप कि जब मन में नहीं। अगर आपने मन लगाकर 1 घंटा स्टडी अच्छे से किया है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आप इसी 1 घंटा में आप देख लेना कितने क्वेश्चन हो जाते हैं पर डे। और मैं प्रयास करता हूं हमेशा कि याद करके यही हो जाए। अगर मेमोरी बालक थोड़ा सा ध्यान देता है तो बेटे वो याद हो जाता है। जैसे मैं पीछे का 1 सेकंड जा रहा हूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में किसका उपयोग किया जाता अभी तो मैंने बताया, टूटी हुई हड्डी। आप भूलेंगे नहीं, टूटी हुई हड्डी खिलौना जोड़ने में, खिलौना माने अब हमारे कोई बच्चा कॉपी का नहीं भूलेगा। कॉपी का सबको पता कहां पाई जाती, फेफड़ों में पाई जाती, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है, सबको पता। मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि। मटर के पौधे का किसने वो किया? मेंडल ने किया। नहीं समझ? जब मेंडल ने किस पौधे पर वो किया? मटर के पौधे पर किया। नहीं बेटा समझ में? ये मैंने आपको बताया कि भाई बाएं हाथ का नियम है और ये दाएं इनका नियम याद कर लीजिए। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम पेपर में आ जाता है। दूर दृष्टि के दोष के निवारण पेपर में आ जाते हैं। निकट दृष्टि दोष के मैंने बताया विद्युत, ये सब चीजें आप याद कर लीजिए। अब समय नहीं है, अब समय नहीं है, अब 1 मंथ है बोर्ड परीक्षा वालों के लिए और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। एक बेटा मैं नई सूचना अपने माध्यम से बता दे रहा हूं आप सभी को। जिन बच्चों ने बेटे कुछ बच्चे नहीं कहूंगा, बहुत सारे बच्चे हमारे भारत देश में ग्रेजुएशन प्राइवेट करते हैं और मान्यता बराबर है। ये किसी के मन में नहीं होनी चाहिए रेगुलर को मान्यता ज्यादा होती है प्राइवेट को कम होती है, ऐसा कुछ नहीं है। डिग्री सबकी बराबर होती है। अभी हमारे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के फॉर्म प्राइवेट फॉर्म निकल चुके हैं कल। ये अपने मैं आपको बता दे रहा हूं बेटे, जिन बच्चों को ये सूचना नहीं पहुंचती है नहीं देख पाते हैं तो समझिए, जो प्राइवेट फॉर्म है बच्चों के बीए, जो बीकॉम के प्राइवेट फॉर्म है, एमए के प्राइवेट फॉर्म है, एमकॉम के प्राइवेट फॉर्म है, वो सब फॉर्म प्राइवेट फॉर्म सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो जिन बच्चों को भरने हैं वो बेटे समय से पहले अपने सही उस पर भर लें। जब बेटे वेबसाइट पे ज्यादा लोड हो जाता है तो दिक्कत का विषय बनता है। तो मैंने बता दिया है बेटे फॉर्म भरे जा रहे हैं आपके 15 तारीख से स्टार्ट हुए, लेकिन बेटे कल से फॉर्म अच्छे से भरे जा रहे हैं और 30 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। क्या है बेटे? 30 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। यह सूचना बेटे सभी बच्चों को पहुंचती है। बेटे देखो, जो बच्चों को नहीं पता होता बेटे कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत हो जाती है, छूट जाता है तो साल खराब हो जाती है। और ऐसे किसी भी बच्चे की बेटे साल खराब ना हो। नहीं बेटा सच में? और ये अपने मन में मत रखिए कि रेगुलर नहीं पढ़ पाया, अफसोस मत कीजिए। डिग्री की मान्यता उतनी होती है चाहे वो डिग्री रेगुलर हो चाहे प्राइवेट, डिग्री बेकार नहीं होती। नहीं बेटा सच में? इसलिए कभी भी नर्वस मत हो। जिन बच्चों को रेगुलर मौका नहीं मिल रहा उन्हें प्राइवेट आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जो बच्चे जॉब करते हैं रेगुलर नहीं जा सकते, अपनी पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ाई डिग्री लेते चले जाओ, मेहनत करते चले जाओ, चाहे नौकरी करनी ही क्यों ना पड़ रही हो।
नौकरी करते रहो। मैं ये नहीं कहता भाई हमारे बच्चे, यहाँ बहुत ज्यादा बच्चे ज्यादातर नौकरी करते रहते, कोई स्कूल में पढ़ा रहा, कोई गवर्नमेंट में। मैं उससे कहता हूँ भाई प्राइवेट डिग्री तो ले ही ले, डिग्री बेकार नहीं जाएगी। पता नहीं कब किस समय प्रमोशन के लिए आपको डिग्री मांग ली जाए, जब आपको याद आए यार गुरुजी कहते थे कि डिग्री ले लिया करें। नहीं बेटे सर, क्योंकि प्रमोशन के लिए आगे बेटे डिग्री का महत्व बढ़ जाता है, डिग्री बेकार नहीं जाती। नहीं बेटा समझ में, तो इसलिए कहता हूं बेटे आप इस माध्यम से बेटे मैं आपको बता रहा हूं कि फॉर्म आप सभी भर सकते हैं जो बच्चों। नहीं बेटा समझ में, आगे हमारा क्वेश्चन बेटे चलता है। सबसे मेन चीजें मैंने अजंता का आपको बता दिया। बेटे मैं आपसे जो पूछ रहा हूं वो क्वेश्चन मुझे बताइए। एक है बेटे अटाला मस्जिद, क्या है बेटे? अटाला। सर अटाला, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अटाला मस्जिद नाम थोड़ा सा वो लग रहा है, अटाला। टाला नहीं है, अटाला। टाला नहीं है, अटाला है। अटाला देखो ये लिख दिया मैंने, अटाला। अटाला ये है अटाला। तो अटाला मस्जिद, कोई बचाएगा मुझे कि भाई अटाला मस्जिद कहां पर है? बताइए भैया। ये जौनपुर में है। कहां पर है? जौनपुर। और जौनपुर आप जानते हैं हमारे उत्तर प्रदेश का ही जिला है जौनपुर। ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में है अटाला मस्जिद। कहां है? अटाला मस्जिद आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर। नहीं बेटा अपनी समझ में? हाँ बताइए बेटे। एक है बेटे गंधार कला। किसका बेटे? गंधार कला की जो हमारी विषय वस्तु, क्या बेटे? विषय वस्तु थी। गंधार कला की विषय वस्तु क्या थी बेटे? तो बेटे ये कह सकते हैं गंधार कला की जो विषय का वो है वो बौद्ध उसमें था। किसमें बेटे? बौद्ध। और आप सभी जानते हैं, एक दिन मैंने आपको बताया था बेटे कि बौद्ध सबसे ज्यादा बेटे, बौद्ध धर्म का नेपाल में सबसे ज्यादा होता है, भगवान बुद्ध को माना। और एक दिन मैंने पूछा था बेटे आपसे, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सनातन धर्म ये सब आपको पता है ना बेटे समझ में? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन बताए थे बेटे मैंने? महावीर स्वामी। अब बेटे हम आते हैं हिंदी पर। किस पे आते हैं बेटे? हिंदी पर। मैं इसको मिटा दे रहा हूं बेटे। अटाला मस्जिद कहां पर है? जौनपुर में। अटाला मस्जिद कहां है? जौनपुर। जौनपुर उत्तर प्रदेश का ही जिला है। कहां का है? उत्तर प्रदेश का ही। उत्तर प्रदेश में कितने जिले बताए हमने? 75। मध्य प्रदेश में 55। सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश है भारत के अंदर, और तीसरे नंबर पे राजस्थान। यूएमआर, यू का मतलब उत्तर प्रदेश, एम का मतलब मध्य प्रदेश, आर का मतलब राजस्थान। नहीं बेटा समझ में? अब हम आगे चलते बेटे हिंदी में। हमने हिंदी में बेटे आपको बताया है अभी 2 दिन पहले ही बेटे, बिहारी लाल। क्या बताया था? जीवन परिचय बिहारी लाल। हम आपको जन्म परिचय नहीं बता रहे उनका, हम आपसे उसमें से एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। बिहारी लाल की जो रचना थी, जो उनके वो थे बिहारी सत्संग, उसमें कितने दोहे थे? 713। कितने थे? 713। जाकि कुछ लोग 719 मानते थे, कुछ, लेकिन उसमें कितने दोहे थे बेटे? 713। इससे बहुत अच्छा लगता है जब ये बच्चे बताते हैं। एक रचना हम पूछ रहे हैं, गुनाहों का देवता किस लेखक की रचना है? धर्मवीर भारती। सूरज का 7वां घोड़ा भी धर्मवीर भारती। नहीं बेटा समझ में? ये मैंने आपको बता रहा हूं, कोई रचना आप मत छोड़िए, सारी रचना याद कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। नहीं बेटा समझ में? एक रचना हमने बताई थी आंसू, वो जयशंकर। लहर, झरना, ये सभी जयशंकर। 2 नाटक बताए थे बड़े प्रसिद्ध, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त ये भी जयशंकर। नहीं बेटा समझ में? मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटे, कल मेरा क्वेश्चन था रेणुका किसकी रचना है?
लास्ट में, है ना। रेणुका किसकी रचना है? तो ये मैंने लिखा था, आप बताएंगे रेणुका किसकी रचना है। रेणुका किसकी रचना है? जिन बच्चों ने देखी होगी, जिन बच्चों ने करे होगा, वो इसका आंसर अभी दे देंगे, और जिन्होंने नहीं देखे वो सोचते रहेंगे रेणुका किसकी रचना है। कल हमने खूब अच्छे से बताया था, रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की बताई थी। किसकी बताई थी बेटे? रामधारी सिंह दिनकर। तो क्या है सर रामधारी सिंह दिनकर की रचना? रेणुका रामधारी सिंह दिनकर। एक यामा बताई थी हमने कल, यामा किसकी रचना बताई थी? महादेवी वर्मा की। किसकी बताई थी यामा? महादेवी वर्मा। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक हमने बताया था रंग में भंग। कल हमने बोला था, जब कहते थे किसी कार्य में आप अच्छा कार्य चल रहा हो और कोई आके उसको गलत कर दिया, कोई कहते अरे रंग में भंग डाल दिया। क्या कर दिया? रंग में भंग डाल दिया। तो कौन बच्चा बताएगा रंग में भंग? मैथिली शरण गुप्त है। कौन है? मैथिली शरण। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। रंग में भंग किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। एक हमने बताया था राग गोविंद, और हमने कहा था जहां गोविंद नाम आ जाए भगवान का, वहां मीराबाई को आप भूल नहीं सकते। राग गोविंद मीराबाई के। और रेणुका किसकी है? रामधारी सिंह। आज हम आपको जो रचना आगे बता रहे हैं, विषपान। हमें आप बताइए भैया, विषपान किसकी रचना? विष जहर, विषपान किसकी रचना है? किसकी रचना भैया विषपान? आप बताइए, हम नहीं बताएंगे। विषपान किसकी रचना? 2-3 क्वेश्चन तो यार हम आपको छोड़ा करेंगे, आप बिल्कुल जल्दी तो आप पढ़ेंगे क्वेश्चन, क्या छोड़े। विषपान किसकी रचना है? हम नहीं बताएंगे, आप बताएंगे हमें कमेंट। ठीक है बेटे, विषपान किसकी रचना है? हम नहीं बताएंगे, आप बताएं, या हम बताएं। चलो एक बच्चे का हुआ जी, गुरुजी बता दो। सोहनलाल द्विवेदी। विषपान किसके? सोहनलाल द्विवेदी। किसके भैया? सोहन। लो भैया, सोहन के लाल, सोहनलाल द्विवेदी। लो ये लिख दिया हमने, सोहनलाल द्विवेदी के भैया विषपान। विषपान किसकी रचना भैया? सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल किसकी रचना भैया? सोहनलाल द्विवेदी की। कौन सी रचना? विषपान। या बेटा विषपान के लेखक कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। तो आपको दोनों तरफ से क्वेश्चन का वो होना चाहिए भैया। एक रचना आपने नाम सुना होगा, एक जगह का नाम हल्दी घाटी, जरूर सुना होगा हल्दी घाटी। आप सबको पता, महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भैया हल्दी घाटी ना पता हो, तो बेटे सुन लो हल्दी घाटी। एक रचना थी हल्दी घाटी। किसकी है ये हल्दी घाटी? श्याम नारायण पांडे की है। श्याम नारायण पांडे। कौन है हल्दी घाटी के? बोलिए, आवाज नहीं आई। श्याम नारायण, आवाज नहीं आई। श्याम नारायण पांडे की कौन सी रचना? हल्दी। अटके करो मत, क्वेश्चन मैंने उल्टा पूछा कि अभी आपसे श्याम नारायण की कौन सी रचना? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी किसकी रचना है? श्याम नारायण पांडे की। बेटा समझ में? तो आपको क्वेश्चन में ये नहीं है कि कंफ्यूजन होना चाहिए, कंफ्यूजन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेटे मैं एक चीज बोलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे बेटे आप थोड़ा सा स्पीड, उसी से आवाज में तेज में बोलेंगे। कल भी मैंने बुलवाया था, आज भी मैं बुलवा। बोलिए सलेस अलंकार। जहां एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, जहां एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, उसे सलेस अलंकार कहते हैं। शब्द एक, अर्थ अनेक, उसे कहते हैं सलेस अलंकार। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती माना चून। बोलिए अनुप्रास अलंकार। जहां व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम,
क्योंकि बेटे इसमें रह बार बार आया है, इसलिए बेटे ये अनुप्रास अलंकार। बोलिए हास्य रास, किसी के शरीर की बनावट और पहनावे से जो हंसी उत्पन्न होती है उसे हास्य रास कहते हैं। किसी के शरीर की बनावट और पहनावे से जो हंसी उत्पन्न होती है उसे हास्य रास कहते हैं। जैसे लाल लाल मुंह के बंदर, लाल लाल मुंह के बंदर कूद पड़े लंका के अंदर, लाल लाल मुंह के बंदर कूद पड़े लंका के अंदर। बेटा इसमें केवल हास्य उदाहरण होता लिखना चाहिए, कोई सा भी हो सकता है आपके लिए, जिसमें बेटे हंसी उत्पन्न होती है। क्या होनी चाहिए बेटे? हंसी। ये नहीं कि बेटा वो सो या ऐसा हो कि मतलब शोक प्रकट कर रहा हो, नहीं, उदाहरण बेटा उसमें हंसी आनी चाहिए। हास्य रस का स्थायी भाव भी हास्य होता है, नहीं बेटा समझ में? तो इसलिए बेटे आपको ये समझना होगा रस का भाव क्या है। वीर रस है तो वीरता की भावना उत्पन्न होगी, हास्य है तो हंसी की भावना उत्पन्न होगी, नहीं बेटे? करुणा रस है तो बेटे उसमें कोई अपना प्रिय वस्तु बिछड़ने का, हर चीज का ये देखिए कि ये पूछ क्या रहा है, नहीं बेटा समझ में? तो ये मैंने बेटे आपको बताया। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे कि तुलसीदास की मृत्यु कब हुई? अच्छा कि मैं करा चुका हूं, तुलसीदास की मृत्यु 1623 में हुई थी, 1623। तुलसीदास की मृत्यु 1623 में हुई थी। जन्मे थे 1532 में, 1532 में जन्मे और मृत्यु 1623 में हुई तुलसीदास जी। क्लियर है? एक एक स्टेप पीछे का भी आपको दोहरा, भाई भूले ना, भाई भूलो मत, नंबर आपको अच्छे लाने। देखो इतिहास तो रचना है तुम्हें, ये तो निश्चित। बच्चे अगर मेहनत करोगे तो किसी से पीछे नहीं रहोगे। आप स्वयं पर भरोसा रखिए, किसी और पर मत रखिए। मैंने कल भी कहा था कि दूध पीने और बादाम खाने से अगर इनसे दिमाग नहीं आता, ठोकर खाने से दिमाग। मैंने कल भी कहा था ये लोग अभी तो आप 2 साल 3 साल आपके एजुकेशन में और टाइम है कि भाई जो कंपटीशन लेवल का बड़ा कर रहे हैं, जैसे बहुत से बच्चे अभी यूपीएससी का बेटे इंटरव्यू देकर आए, आईएएस जो इंटरव्यू हो रहे हैं वो दिसंबर से उसमें से चल रहे हैं और उसमें बच्चे देकर आ रहे हैं, तो बड़ा कंपटीशन है। क्या है बेटे? बड़ा कंपटीशन। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का बड़ा कंपटीशन माना जाता, भारत की सबसे नौकरी। ये तो निश्चित है, नौकरी तो एक ही है, आईएएस, बाकी तो सब नौकरियां हैं। पर नौकरियां भी बुरी नहीं है, ऐसे इतने बड़े बेरोजगार वो बढ़ती जा रही आबादी है बेटा सच में। इसलिए जो लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य के साथ चल दीजिए। बहुत से बच्चे आर्मी में बड़े हमारे इंटरेस्ट लेते हैं, गुरुजी आर्मी बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, देश की सेवा करना। देश की सेवा करना गर्व की बात है, ये मौका किसी किसी को मिलता है। आप कितने बच्चे उस पर सेना में खड़े होते, जब आते गुरुजी मेरी अभी 2 साल बच रही है, कुछ बच्चे कहते हैं, कुछ कहते हैं गुरुजी मेरी अभी जो है 3 साल पहले लगा। बहुत से बच्चे वीर अग्नि में गए और हो सकता बेटे वो 4 साल के लिए ना रहे, हो सकता हमारी गवर्नमेंट आगे बढ़ा भी दे, चल रही है बातें। तो देश की सीमा पर अगर हमारा कोई बच्चा खड़ा होकर सेवा कर रहा है, वो गर्व की बात है, गुरु के लिए भी, उनके माता पिता, देश के लिए भी गर्व की बात है। अरे शहीद होता है तो देश के लिए बेटे बड़े गौरव का क्षण होता है बेटा, सब बहुत बड़ी उपलब्धि है। अरे जब देश की सेवा वो कर रहे हैं सीमा पे, जब भी तो आप लोग यहाँ सुरक्षित हो। नहीं पाकिस्तान, चीन या जो आपके पड़ोसी देश है वो आपको जीने देंगे अगर वो ना खड़े होते वहां। तो जब वो कोहरा में आपकी बर्फ में, लद्दाख ले लद्दाख सब जानते, हर जगह वो खड़े रहते हैं बेटे आपकी, तो आप केवल घरों में रहकर आप पढ़ाई भी नहीं कर सकते। सोचिए आप
तो इसलिए मेहनत कीजिए, जज्बा पैदा कीजिए, जुनून पैदा कीजिए। और जिसके अंदर जुनून पैदा हो गया कुछ कर गुजरने का, वो मार नहीं खा सकता बच्चा। नहीं, मैंने पहले भी कहा दूसरे पे वो मत कीजिए, खुद को जगाइए, खुद पर विश्वास पैदा करिए कि ये कार्य मैं कर सकता हूं। आपके अंदर बहुत अंदर पावर होती है कार्य करने की, एक बार जगा के तो देखिए उस शक्ति को। हिम्मत, पढ़ाई में मत हारिए। बहुत से बच्चे कहते हैं अभी गुरुजी समय कम है, 1 महीने में क्या क्या कर लूंगा। अरे भैया 1 महीना बचा, उसका तो सदुपयोग कर ले, उसका सही प्रयोग करेगा तो अच्छे मार्क्स आ सकते, ऐसी बात नहीं है। आप नर्वस मत होइए, आगे बढ़िए। हार जीत तो जीवन की धारा है, हार जीत से मत डरिए। पर तुम्हें यह तो होगा कि हाँ लड़े थे, हमने मेहनत की थी, हार जीत से नहीं। अगर हार से डर जाओगे तो लड़ोगे नहीं। हार को बीच में मत लाओ, आप ये सोच के चलो जीतना है, और जो होगा वो आगे देखा जाएगा। तो बेटे मैं अपना चलता हूं। बेटे मैंने आपको बताया बेटा अभी थोड़ी देर पहले ही कि ये रामधारी सिंह दिनकर की मैंने आपको बताई थी बेटे, रेणुका, ये सब चीजें। अब मैं प्रियावाची पे आ रहा हूं थोड़ा आज। किस पे बेटे? प्रियावाची। क्योंकि पेपर में ये 10th में पर्यायवाची भी आते हैं, बोर्ड क्लासेस में ये नहीं है चाहे आओ एक, हमें तो एक एक नंबर से कहते हैं ना, एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक नंबर से भैया हमें 99 नंबर हिंदी में लाने होते हैं। क्योंकि ये मैं लक्ष्य लेकर चलता हूं हमेशा कि हिंदी में हमारे यहाँ बच्चा जितना भी है वो 99 98 का प्रयास करे। अरे 1-2 नंबर कट गया कोई बात नहीं, हार नहीं माननी चाहिए। तो आगे मैं चलता हूं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे पर्यायवाची चंद्रमा। किसका बेटे? चंद्रमा। मुझे 2 पर्यायवाची चंद्रमा के बताने। आपको क्या बताने? चंद्रमा। ये लिख दिया चंद्रमा के 2 पर्यायवाची। पर्यायवाची पर्यायवाची बताएंगे आप? पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? मतलब उसी के शब्द जैसे। मैंने पूछा चंद्रमा के 2 पर्यायवाची बताएंगे। कौन बच्चा बताएगा चंद्रमा के 2 एक तो चांद हो गया, सिंपल सी बात है, क्या हो गया? चांद हो गया। अरे एक सोम ले लो, चंद्रमा का सोम भी होता है। अरे चंद्रमा का चांद लिख लो, और बेटे सोम भी होता है, इंदु भी होती है। ये कोई है कि कितने होते? मैं तो 2 पूछ रहा हूं केवल। क्लियर है? मैं पूछ रहा हूं एक सिंपल, छोटी क्लास का बच्चा भी बता देता, 3rd 4th का भी, कि भैया जल का पर्यायवाची 2, जैसे पानी, नीर, 2 हो गए। उसके बाद मैं पूछूंगा सूरज से सूरज का ही पर्यायवाची पूछूंगा। जो बच्चा सूरज बैठा हुआ है, सूरज से सूरज का ही पर्यायवाची पूछूंगा। 2 पर्यायवाची बताएगा सूरज। एक तो सूर्य हो गया, क्या हो गया? सूरज, सूर्य। एक हो गया रवि, एक हो गया सूर्य, एक हो गया रवि। दिनकर भी होता है। अरे भैया जो सूर्य का होता है, जैसे सूरज, सूरज का सूर्य, रवि, दिनकर, नहीं बेटा समझ में? तो ये जो हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी बच्चा उन पे भी अटक जाता है। तो बेटे पेपर में जब आ जाते हैं, हम गलत करके आते हैं बच्चे, तो बड़ा अफसोस होता है गुरु को भी, क्या इतने नॉर्मल क्वेश्चन क्यों छोड़ाया बेटा तुम, है या नहीं? तो इसलिए बेटा कभी भी आप ये मत सोचिए हार्ड क्वेश्चन करके तैयारी कर लोगे। जरूरी नहीं है हार्ड क्वेश्चन ही सब आते हैं। बड़े पेपर को ध्यान में रखकर बनाया जाता सभी बच्चों पर, कि कमजोर बच्चे हों उन्हें कैसे किया जाए, मध्यम बच्चे हों तो उनके लिए, और तेज बच्चे हों तो क्या, सब तरह के क्वेश्चन सम्मिलित किए जाते हैं बेटे परीक्षाओं में, ऐसी बात नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, जल हो गया। अब मैं पूछूंगा नदी। क्या पूछूंगा? नदी के 2 पर्यायवाची। नदी सब जानते हैं नदी, क्योंकि मैं प्रकृति चीज पर चल रहा हूं। किसके पूछ रहा हूं? ज्यादातर प्राकृतिक चीजें। जैसे आपको मैंने पूछा सूरज, भाई वो तुमने तो बनाया नहीं, चंद्रमा आपने नहीं बनाया मानो, जल भी आप जानते हैं प्रकृति की देन है। तो मैं प्रकृति पर बात पूछ रहा हूं। अब नदी,
अब मैं नदी पूछ रहा हूं आपको, नदी के दो पर्यायवाची कौन बच्चा बताएगा? तनु बताइए, तनु पर्यायवाची क्या होते हैं नदी के दो? तो बेटे एक तो होता सरिता, एक तटनी। जैसे कहते हैं ना किसी बच्ची का नाम है सरिता, तो सरिता भी बेटे क्या है? नदी है। क्या है? नदी। एक होती है तटनी, तटनी, नहीं बेटे समझ में? तो नदी ये आपको पता होनी चाहिए। और अब पूछ रहा हूं नौका, नौका चलती है नदी में, जानते नहीं बड़ी बड़ी नदियों में नौका चलती है, नाव। मैं क्वेश्चन को क्वेश्चन से तलाश रहा हूं। नौका मैंने पूछी, नौका पहले नदी पूछी, नदी के अंदर नौका, नौका के अंदर नदी नहीं है, नदी के अंदर नौका है। अब मैंने आपसे पूछा नौका के दो पर्यायवाची, एक तो मैंने बता दिया नाव। क्या बता दिया? नाव। अरे भैया एक होता तरी, क्या होता? तरी। एक बेड़ी, क्या होता? बेड़ी, तरी, नाव। ना बेटा समझ में? तरी, बेड़ी, नाव किसके? नौका के। नदी के क्या बताए मैंने? सरिता और तटनी। सूर्य के क्या बताए? रवि, सूरज, दिनकर। चंद्रमा के क्या बताए? चांद, सोम, हिंदू। कितने? नहीं बेटा सर भाई, मैं तो आपसे बस एक के पर्यायवाची पूछ रहा हूं, एक दिन दो पूछूंगा, एक नहीं दो पूछूंगा। कितना टाइम हो गया बेटे? टाइम को देखना। 56। इतने हो जाएंगे दो क्वेश्चन। माता, मां और पिता का पूछने वाला हूं पर्यायवाची। देखो आपको पता है माता के आपको दो बताने हैं, पिता के आपको दो पर्यायवाची बताने। जैसे मां, कौन बच्चा बताएगा मां का? जननी। नहीं बेटे समझ में? मां का माता। पिता का जानते हो? एक तो हो गया बाप, एक होता तात, तात। क्या होता पिता का? तात, बाप। अब आता हूं मैं मैथ पर। किस पे आता हूं? मैथ पर। मुजबानी। आज मैथ पर मुजबानी लड़ेंगे। क्या लड़ेंगे मैथ में? मुजबानी जंग। मैथ के मैं पूछ रहा हूं आप सभी बच्चों से, कंपटीशन के जितना बच्चे हैं सभी, 1 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख का। गुरु जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप तो मुजबानी कह रहे थे, फिर ब्लैक बोर्ड क्यों? नहीं, मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं, आंसर नहीं लिखूंगा। आंसर मुजबानी बताएंगे आप लोग। भैया 1 लाख बोला मैंने, 1 लाख। कितना बोला? 1। ये लिख दिया मैंने 1 लाख, ये लिख दिया 1 लाख। ऐसे गिन लिया करो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख पीछे से। नहीं बेटे, 1 stands 100, 1000, 10,000, 1 लाख। दोनों भाषा में आना चाहिए। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 stands 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। करो एकदम मैथ में एकदम बुलेट ट्रेन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बुलेट ट्रेन। अब पैसेंजर ट्रेन में नहीं चलना आपको, आप पढ़ाई में क्या लेना है? बुलेट ट्रेन। अगर आप पैसेंजर ट्रेन की तरह पढ़ोगे तो पीछे रह जाओगे। पीछे वाला बच्चा बहुत तेज चल रहा है। अब नहीं बेटा समझ में? आपको अब 1 महीना बुलेट ट्रेन बन जाना। कितना? बुलेट ट्रेन। किसी को नहीं निकलना देना तुम्हें आगे, मेहनत करिए। नहीं बेटा समझ में? तो मैंने कहा 1 लाख का 10%, ये लिख दिया 1 लाख का 10%। देखो भाई मैं आपको बता रहा हूं, आप बिल्कुल भी पेंसिल चलाने की नहीं, 1 0 कम कर लो। गुरुजी क्या कर ले? 1 0 कम कर लो इस संख्या में। तो ये मैंने ढक ली, तो कितना बचा ये? तो ये 10,000 आ गया। ये लिख दिया। गुरुजी 1 0 कम क्यों कर ली? पता क्यों? अपॉन में 100 करते हैं नहीं? गुरुजी एक बार निकालना सिखा दो। लो भैया 1 लाख ये लिख दिया, गुना 10/100। लो भैया ये निकाल दो।
जीरो से जीरो उठ गई भाई, जीरो से जीरो उठ गई तो बचकर कितना 10,000। ये हो गया भाई 10,000 आंसर। लो ये देखिए, आया तो वही, आया तो वही। मैंने एक जीरो को दुबका लिया, क्योंकि एक जीरो तो मेरी पहली दुबकी रहेगी। मैंने 10 करो, 1 लाख का 10%, पर मैं पूछ रहा हूं 10 लाख का 10% कितना होता? 10 लाख का 10% तो गुरुजी 1 लाख होता। एक जीरो आपने नहीं तो कहा, जिनमें 10% पूछो एक जीरो कम कर लो, जिनमें 10% पूछा जाए उनमें एक जीरो कम कर लो। बस किसमें क्या कभी सब में एक जीरो कम कर लो। पूछ रहा हूं 20%, एक जीरो कम। ऐसे मत करना, अगर 20% पूछेगा तो एक जीरो कम करके डबल भी करना होगा भैया, समझ लीजिए बात। अगर आपसे 1 लाख का 20% कहने लगूं तो भैया 20,000 आएगा। एक जीरो कम करी 10,000, और 10,000 में 2 की गुणा करी 20,000। और भैया 30 का आएगा तो 3 गुणा करना पड़ेगा, 40 का आएगा 4 गुणा करना पड़ेगा, एक जीरो कम करना है। ये नहीं है कि कभी रट कर बैठ जाओ, मुझे आंसर गुरुजी ने कहा एक जीरो कम कर लो, एक जीरो कम। ऐसा मत करना भैया, ये नहीं करना आपको। आपको ये देखना, मैंने कहा जिसका 10% पूछा जाए उसमें से एक जीरो कम कर लो। मैंने कहा भी 10 लाख का 10% जवाब आना चाहिए तेज स्पीड से 1 लाख। नहीं समझ में भैया, मैंने कहा 10,000 का 10% 1,000, और 1,000 का 10% 100 रुपया, और 100 रुपया का 10% 10 रुपया। नहीं समझ में? तो भैया मैंने आपको ये बिना उसके बताया कि आपको कैसे करना है, हार नहीं माननी। और कल मैंने आपको फ्रैक्शन भिन्न इतना सरल तरीका बताया था कि आप उससे सरल तरीका नहीं ले सकते। बेटा समझ में? फ्रैक्शन करती बात डरना नहीं है, बिल्कुल कल मैंने पूरा बताया है। और मैं आज आपको 2 क्वेश्चन देके जा रहा हूं मैथ के, वो आपको कमेंट देकर मुझको भेज देना है, और मैं आंसर चेक करूंगा शाम को बैठ के कि किस किस बालकों ने भेजा है। मेहनत करनी है, काम को सीरियसली लो भाई। पढ़ाई को अगर पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेगा ना तो बेटा पढ़ाई तुम्हें नहीं लेगी फिर से। नो सर क्वेश्चन क्या मेरा, देखो क्वेश्चन समझ लीजिए। मैं जो क्वेश्चन छोड़कर आपको भेज आंसर बिना दे जा रहा हूं, देखो मैं क्वेश्चन आपको 2 लिख के जा रहा हूं। देखो एक तो फ्रैक्शन मैंने यहां लिख दिया 5 1/2 प्लस 6 1/3। एक तो इसका आंसर आप मेरे को भेजेंगे, और एक क्वेश्चन का आंसर भेजेंगे 20 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख का 30%। भैया बस दोनों का आप क्वेश्चन मेरे को, ये मैं आपको पढ़ूंगा, सारे बच्चों की उस पर देखूंगा शाम को, भगवान ने चाहिए तो कि सबका जवाब दूंगा। धन्यवाद बेटा।